नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने अपना बजट 2022-23 पेश कर दिया है। ये बजट किस तरह का है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक संपत स्वरूप जाजू जी। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से बजट को लेकर वे क्या सोचते हैं, और खासकर अगर बात की जाए तो नीमच में बजट को कितनी राहत मिली है, कितनी सौगात मिली है, इस पर बात करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे बजट आखिर होता क्या है, क्योंकि जनता को बहुत सी को बजट को लेकर जो है समझ में नहीं आता किस तरीके से बजट पेश किया जाता है और बजट होता क्या। जाजू जी, बात की जाए तो बजट होता क्या है, सबसे पहले ये हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद। आपने इस चर्चा के लिए, बजट के बारे में चर्चा के लिए मेरे को चुना और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं आप, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बजट क्या चीज़ है, सबसे पहले तो ये हर आम आदमी को समझना चाहिए। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बजट से जुड़ा हुआ है। घर की गृहिणी भी बजट बनाती है, तो घर का पुरुष भी बजट बनाता है, तो बच्चा भी अपना बजट बनाता है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से पैसा मिलता है या पैसा आता है, तो उसको वो कैसे खर्च करेगा, वो अपना हिसाब से अपनी उसकी जो पूर्ति क्या क्या चीज़ ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से बनाता है। इसी प्रकार से सरकार भी प्रत्येक वर्ष अपना बजट पेश करती है कि हमें इस वर्ष, अगले वर्ष के अंदर कहाँ से पैसा मिलेगा, कितनी इनकम होगी और उस बजट को हम किस तरह से खर्च करेंगे। तो देखा जाए तो ये बजट एक साल का लेखा जोखा है। एक तरह से सरकार, पूरे मध्य प्रदेश की सरकार है, तो मध्य प्रदेश उसके लिए परिवार है, और उस परिवार के लिए एक लेखा जोखा है कि भाई हम परिवार के हित के लिए हम अगले एक वर्ष में इस पैसे को कैसा खर्च करेंगे, कौन किन किन योजनाओं के माध्यम से, किन किन व्यक्तिगत लाभ के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। जाजू जी, अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर ये कृषि का क्षेत्र माना जाता है नीमच, खासकर किसानों को लेकर किस तरीके से इस बजट में राहत दी गई, क्या मानते हैं आप? देखिए, किसानों के नाम पर आज की तारीख में हर राजनीतिक दल राजनीति कर रहा है, और आज से ही नहीं, वर्षों से कर रहा है और करता रहेगा आगे भी, क्योंकि किसान ऐसा है भोला भाला व्यक्ति जो देता है पर लेने की बात कम करता है। पर कहीं न कहीं जो बिचौलिए लोग हैं, किसानों की योजनाओं के हित में जो लाभ मिलता है उसका फ़ायदा उठाते हुए वो किसानों को तो मिल नहीं पाता है, पर वो बिचौलिए ज़रूर पैसे वाले बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। हर वर्ष बजट के अंदर किसान हित की बात कर रहे हैं, परंतु हम किसान को दूसरी तरह से बरगला कर उसको आत्मनिर्भर करने की बात नहीं करते हैं। हम उसको सम्मान निधि दे के उसको ये बोलते हैं कि भाई सम्मान निधि ले ले और तो चुप हो जा, जबकि आप उसको बताइए कि आप आत्मनिर्भर कैसे बनोगे, किस तरह से बनोगे। तो हमारे क्षेत्र के अंदर जो कृषि के मामले में है पिछड़ापन, मतलब पिछड़ापन सरकार की तरफ से, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो किसानों के हित में जो पिछड़ापन है वो सरकार की तरफ से है। यहाँ का किसान बहुत जागरूक है, बहुत आगे की सोच के बात करता है और आगे नई तकनीक को अपनाकर कार्य करता है। परंतु जब प्रकृति की कोई मार पड़ती है, प्रकृति उसके साथ नहीं दे पाती है, तो उसको जो नुकसान होता है सरकार उसकी भरपाई नहीं करती है, उसको सांत्वना भी नहीं देती है। केवल दिखावे के लिए चंद शब्द बोल के या चंद रुपए दे के वो अपना इतिश्री कर लेती है। बजट के अंदर कई तरह की, और हमारे क्षेत्र की स्थिति बहुत अलग है। हमारे क्षेत्र के अंदर कई तरह की फसलें होती हैं। केवल ये नहीं है कि केवल गेहूं की फसल ही हो जाएगी या रायड़े की हो जाएगी या चावल की हो जाएगी, या हमारे यहाँ कम से कम 30 से 40 से अधिक जीन्स आती हैं। तो बजट के अंदर राहत तो हर जीन्स के लिए मिलना चाहिए, परंतु हमारे यहाँ ये नहीं हुआ है। किसानों को बातें ज़रूर कर रहे हैं कि हम दुगनी कीमत दिलवा देंगे। पिछले अगर आप 6 साल से बजट में देख रहे होंगे तो केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश के बजट के तक के अंदर ये किया है कि हम किसानों की आय को दुगनी कर देंगे। आप स्वयं उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो जो कि खेती पर निर्भर करता है और उसने अपने आप को स्थापित किया है। आप खुद बता दीजिए कि किसानों की आय कितनी दुगनी हुई है। तो लाभ के नाम पे तो कुछ नहीं है, केवल एक दिखावा है, लॉलीपॉप है
और वो जो व्यवस्थाएं हैं उस सिस्टम के कारण किसानों को लाभ नहीं मिल रहा। जाजू जी, अगर बात की जाए तो कृषि क्षेत्र में नीमच को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता था, किस तरह से मानते कि इस बजट में उन बातों को रखा जा सकता था? देखिए, मेरा तो ये मानना हैगा कि कृषि क्षेत्र के लिए जो हमारे यहाँ विभिन्न औषधि युक्त फसलें होती हैं और अन्य तरह की फसलें होती हैं और कई उत्पादन होते हैं, उसके लिए विशेष बोर्ड बनाने चाहिए। खास करके जैसे औषधि बोर्ड बनाइए, जैसे केरल के अंदर औषधि बोर्ड बना हुआ है, मसाला बोर्ड बना हुआ है। आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो गन्ना विकास परिषद बनी हुई है। तो हम क्यों नहीं है कि हमारे यहाँ औषधि बोर्ड बनाया जाए और उस औषधि बोर्ड के कारण जो कृषक खेती करता है औषधियों की, उसको लाभ दिलवाया जाए। उसी प्रकार से पान उत्पादन हमारे यहाँ बहुत होता है और उसके अंदर पनवाड़ियों के लिए आप विकास की बात कीजिए ना, उसके लिए बोर्ड बनाइए और स्थानीय स्तर पे तो वो आत्मनिर्भर भी होगा और उसकी कीमत भी बढ़ेगी और उसको आय भी बढ़ेगी। जाजू जी, अगर बात की जाए व्यापार उद्योग इंडस्ट्री को लेकर बात की जाए तो किस तरह की राहत इसमें बजट को लेकर नीमच को मिली, कुछ इंडस्ट्री को लेकर कोई खबर? देखिए, नीमच को राहत तो मैं तभी मानता जब हमारे क्षेत्र के अंदर वर्षों से स्वीकृत कॉरिडोर योजना के तहत अगर इंडस्ट्रीज आ जाती है। हमारे क्षेत्र के ही व्यक्ति स्मॉल और उसके मंत्री हैं, 2 साल हो गए, बातें बहुत करके चले गए और रोज़ कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। परंतु आप बता दीजिए कि कितनी इंडस्ट्रीज झांझरवाड़ा के अंदर आज स्थापित हो पाई हैं। अगर बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हम केवल हमें अल्ट्राटेक या आप विक्रम सीमेंट को छोड़ दीजिए, उसके अलावा ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिसका का ये लाभ क्षेत्र के युवाओं को मिला, नौकरी से लेके हर तरह के और व्यापार व्यवसाय के अंदर। आज झांझरवाड़ा के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो खाली पड़ा हुआ है, जबकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब उज्जैन के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था, रतलाम में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था, आपका मंदसौर में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था, उस समय नीमच के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करके प्लॉट काट के दिए गए थे और वहाँ इंडस्ट्रियाँ लगी थी। तो स्पष्ट है कि हमारे नेतृत्व की जो हैं जिले के, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि आप इंडस्ट्री डालने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है। आप केवल ये अखबारों में विज्ञापन देना, ये करना, उससे नहीं होता है। और जब तक आप उनको विश्वास नहीं होगा, कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी। विगत 3 साल में आप देखें तो हमारे यहाँ के लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, मंत्री जी ने भीलवाड़ा और दूसरे कई जगह से इंडस्ट्री लोगों से मीटिंगें की, चर्चाएं की, पर परिणाम स्वरूप क्या मिल रहा है? कोई इंडस्ट्री नहीं आई। उनने घोषणाएं की थी कि हम मोरवन के अंदर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बना देंगे। उनने घोषणा की थी कि हम यहाँ पर कॉटन का बहुत बड़ा बनाएंगे, और कहाँ पर है? आप सुविधा देना पड़ेगी, उनसे बात करना पड़ेगी तो, और जब इंडस्ट्रीज आएगी तो बट नेचुरल है कि बेरोजगारी भी खत्म होगी और युवाओं का पलायन भी खत्म होगा। जाजू जी, अगर बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात की जाए, शिक्षा को लेकर बात की जाए, तो क्या मानते हैं कि कितनी बड़ी सरकार ने बजट में अपनी बातें रखी? देखिए, बहुत आपने बात की है, स्वास्थ्य के बारे में बात कर सकते हैं अपन। तो स्वास्थ्य के आप स्थिति देखेंगे तो स्वास्थ्य में इस बजट के अंदर घोषणा की गई कि हम लगभग 1200 से अधिक MBBS की सीटें बढ़ा रहे हैं और वैसे ही नर्सिंग की सीटें बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे एक मेरा प्रति प्रश्न हैगा कि जो योजनाएं विगत 3 साल 2.5 साल पूर्व स्वीकृत हो गई थी, जिसके कारण डॉक्टर बन के आते, तो भैया वो योजनाएं मूर्त रूप क्यों नहीं ले पाई? और नीमच का ही देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज में ही तो आप MBBS की सीटें बढ़ाएंगे। अगर नीमच मेडिकल कॉलेज चित्तौड़ जैसा स्वीकृत हो गया, इसी वर्ष से काम शुरू हुआ था, तो 150 सीट तो नीमच में मिल जाती। परंतु ये जो प्रक्रिया दी है, ये अगले 5 साल तक इसके परिणाम नहीं मिलेंगे। हमें तुरंत परिणाम चाहिए कि आने वाले समय में हमें क्या लाभ मिलना है। तो आप नीमच का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मंदसौर का हो, चाहे दूसरी जगह जहाँ खुले हैं,
उनकी आप तुलनात्मक अध्ययन अगर राजस्थान के से करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि राजस्थान बहुत आगे निकल चुका है इस मामले में, और नीमच वहीं का वहीं है। उसका कारण स्पष्ट है कि वहाँ सरकार ने, जनप्रतिनिधियों ने अपना काम किया। हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मस्त होके जी रहे हैं और जनता त्रस्त होके रो रही है। हाँ जाजू जी, अगर बात की जाए तो इस बजट में किस तरीके से नीमच को आगे रखना था और बजट में नीमच को क्या क्या मिलना चाहिए था? देखिए, कोई भी क्षेत्र का जो सबसे बड़ा लाभ मिलता है विकास के लिए तो वो अधोसंरचना योजनाएं होती हैं, और अधोसंरचना योजनाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, पेयजल, इंडस्ट्रीज, ये सब चीज़ें आती हैंगी। स्वास्थ्य के बारे में अपन ने चर्चा की, इंडस्ट्रीज के बारे में अपन ने चर्चा की। शिक्षा के बारे में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो नीमच को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। एक लंबे समय से हमारा क्षेत्र ये जो है कृषि आधारित क्षेत्र रहेगा, और कृषि पर जो लोग निर्भर करते हैं उनके लिए और उनके परिवार के और लोगों के लिए कृषि महाविद्यालय की जो ज़रूरत थी वो नीमच को नहीं मिली। इसकी एक मांग लंबे समय से की जा रही थी। इसी प्रकार से वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि हम पशु चिकित्सा के लिए घर घर जाएंगे, पर जब आपके पास स्टाफ ही नहीं होगा, जब पशु चिकित्सक ही नहीं होंगे तो आप कहाँ चले जाओगे? उस हालत वही होगी जो नीमच जिला चिकित्सालय की है कि आपने बिल्डिंगें बना दी, सब कुछ कर दिया, पर डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो कुछ नहीं है। तो यहाँ नीमच के अंदर, आज मध्य प्रदेश के अंदर पशु चिकित्सालय नाम मात्र के हैं। तो आप नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में वो कम से कम कहीं नहीं तो अपने संसदीय क्षेत्र उनके विधानसभा क्षेत्र मल्लारगढ़ में पशु चिकित्सालय खोल देते, तो एक नई पोस्ट तो तैयार होती जो जिससे कि वो किसानों को, जो पशुपालक लोग हैं, उनको लाभ मिलता। उसी प्रकार से आप मत्स्य उद्योग की बात देख लीजिए कि बोले हम मत्स्य उद्योग से बात करेंगे। सबसे बड़ा जो इलाका है चंबल डैम है जहाँ से कि मछलियाँ पैदा होती हैं, और पिछले कई दशकों से लोगों को मालूम है, पर अभी तक क्या हुआ? अभी मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा कॉरिडोर के पास किसानों के हित के लिए आके ऑर्गेनिक खेती की बात की, सब कुछ की। तो भाई मालवा क्षेत्र की, हमारे जो मंदसौर और उज्जैन और ये है, इस इलाके के लिए चंबल भी नर्मदा जैसी ही माँ है। आज अगर चंबल की पूरी नदी के पाट के पास 5-5 किलोमीटर दूर तक हम उस योजना को लागू करते तो किसानों को बहुत लाभ होता, पर दुर्भाग्य है कि वो सोच ही नहीं है। वो तो सोच है कि भाई कहीं पे भी करो। अरे आप सबसे पहले अपने घर वालों का तो पेट भरो यार, आप घर को तो छोड़ रहे हो और बाकी जगह की बात कर रहे हो, तो क्या मतलब है? हाँ जाजू जी, अगर बात की जाए तो खेल को लेकर नीमच का बड़ा नाम रहा है, लेकिन खेल को लेकर नीमच को अभी तक कुछ नहीं मिला। इस बजट में क्या मिलने की उम्मीद थी कि नहीं थी? देखिए, खेल के लिए नीमच का नाम बहुत रहा है और आगे भी रहेगा। कारण यहाँ प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाएं को आप कोई रोक नहीं सकता है, वो अपना काम करेंगी, पर जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं नहीं हैं। अब सुविधाएं दिलवाना सरकार का काम है, सुविधाएं दिलवाना जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, और उसका अभाव स्पष्ट दिख रहा है। कई खेल तरह की अकादमियाँ बनती हैं। खेलो इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है, और खेलो इंडिया के तहत हमको जो सुविधाएं मिलना चाहिए थी वो हम लाने में नाकाम रहे, जबकि सरकार, केंद्र सरकार ने कभी भी किसी क्षेत्र के लिए नहीं किया। खेलो इंडिया के लिए जो यहाँ के लिए जो सुविधाएं मांगी भी, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो दी, वो ऐसी जगहों के लिए दी कि नीमच को छोड़ के संसदीय क्षेत्र में ऐसी जगहों की जहाँ कोई जानने वाला नहीं है। आज नीमच के लिए कम से कम 2 या 3 चीज़ें तो ऐसी हैं जहाँ के लिए कि नीमच के लोगों ने नाम किया है। एक तो फुटबॉल, दूसरा तैराकी, तीसरा मिक्स मार्शल आर्ट्स और हॉकी। इन क्षेत्र के लिए खेलो इंडिया के तहत मिलना थी, और अगर इस बजट के अंदर प्रस्तावित होता तो केंद्र सरकार ही मदद करती और यहाँ पर आगे भी लाभ मिलता। जाजू जी, क्या मानते हैं आपके एयरपोर्ट को लेकर बात किया है या फिर हवाई पट्टी को लेकर बात किया है, तो इस बजट में नीमच की हवाई पट्टी को लेकर कुछ बातें होनी थी, लेकिन वो भी नहीं होती दिखी। देखिए, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है,
परिवहन के अंदर क्षेत्र के विकास में आज की तारीख में हवाई यातायात बहुत बड़ा अहम रोल हो गया है। आप किसी भी इंडस्ट्री को डालेंगे या किसी भी चीज़ को विकसित करेंगे तो लोग अपना समय बचाना चाहते हैं। तो कोई भी कॉरपोरेट जगत या इंडस्ट्री डालेगा तो वो 24 घंटे ये तो ट्रेन में बैठकर ये अपनी गाड़ी से नहीं आएगा, उसको चाहिए कि 1 घंटे में पहुंच जाए और अपना काम करे। नीमच की हवाई पट्टी इस उज्जैन संभाग की सबसे पुरानी हवाई पट्टी है और उस जमाने जब ये नीमच की हवाई पट्टी विकसित हुई थी तो नीमच की आबादी 5000 थी। तो निश्चित कि नीमच का कुछ न कुछ विशेष इम्पोर्टेंस रहा होगा तो ही थी। हमने हवाई पट्टी पर, नीमच की हवाई पट्टी पर बहुत पैसा खर्च किया पर वो पूरा पैसा भ्रष्टाचार में लग गया। अभी भी हमारे जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर ये कर देंगे, यहाँ पर ये कर देंगे, पर आप ये बताइए कि आपने बजट में स्वीकृति कितनी दिलवाई? जब तक स्वीकृति नहीं मिलेगी आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे और जो स्वीकृति चाहिए उसके बाद आपका प्लानिंग ही नहीं है, आपका तो वही नहीं है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया हवाई मतलब आप केंद्रीय उड़यन मंत्री हैं, वो चाह रहे हैं जब मध्य प्रदेश के छोटे छोटे शहरों को वो जोड़ने की बात कर रहे हैं तो नीमच क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? तो कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी या उनकी संवाद में या उनकी इच्छा शक्ति का अभाव इस पर दिख रहा है। जाजू जी, आप अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने विस्तार से अपना चर्चा की, इस पूरे बजट को आप क्या सोचते हैं, किस तरह का ये बजट है? देखिए, पूरा बजट केवल जनता को भ्रमित करने वाला है। जनता को लॉलीपॉप दे रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जो पिछला इतिहास उठा के देखेंगे हम तो 2021-22 के बजट में जिस तरह की घोषणाएं की थी, 2020-21 के बजट में जो घोषणाएं की थी, उसके पूर्व भी जो किया गया था, उन घोषणाओं को ही हम आज ज़मीन पे नहीं उतार पा रहे हैं। तो आप क्या सोचोगे कि इस बजट से आने वाले समय में कुछ लाभ मिलेगा? इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि नीमच की कृषि मंडी, हमारा केल इसके अंदर मसाला जो आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंडी डेवलप की है अपन ने। वो भारत की 5 मंडियों को स्वीकृत हुई थी, उसमें नीमच की भी एक मंडी थी। उसको स्वीकृत हुए 8 साल हो गए पर आज तक हम उस मंडी को शुरुआत नहीं कर पाए। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि इस बजट से आपको क्या लाभ मिलेगा। तो ये थे पूर्व विधायक जाजू जी, जिनसे हमने बजट को लेकर बात की है और इस पूरे बजट को उन्होंने लॉलीपॉप बजट बताया। जिस तरीके से सरकार ने पूर्व में जो घोषणाएं की थी, जो बजट पेश किया था, वो सौगातें अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह का अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।